Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss about MHI06 paper which is related to MA History second year. Okay, and the paper name is Evolution of Social Structure in India Through the Ages. So इस पूरी वीडियो में हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि पेपर किस तरीके से आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसको किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है और कौन से टॉपिक हम अगर हम पढ़ें तो कम से कम पढ़कर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो ये जो पेपर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो है दिसंबर 2020 का, ठीक है। MA हिस्ट्री MHI06 जिसका नाम है भारत में सामाजिक संरचनाओं का युगों से होता हुआ विकास। पेपर ठीक ठाक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर सही ढंग से आप पढ़ोगे तो। आप वीडियो देख रहे हैं ये लिम्बा क्लासेस पे और मेरा नाम है मोहित लिम्बा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर का एनालिसिस। तो पहला जैसे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि प्रारंभिक खाद्य उत्पादक समाजों के स्थानिक पैटर्न को चिन्हित कीजिए। प्रारंभिक कृषक तथा अखेटक समाजों की सामाजिक संरचनाएं क्या थी। तो मतलब कि जो शुरू में जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या उसके कैसे फार्मिंग होती थी, कैसे सोशल स्ट्रक्चर थी, उसके बारे में बताना है। मतलब नियोलिथिक टाइम पीरियड का बताना है, नवपाषाण काल का बारे में बताना है। नियोलिथिक टाइम पीरियड में अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि नवपाषाण काल तक आते आते जो समाज है उसमें स्थायित्व का गुण आ गया था, स्टेबिलिटी आ गई थी। और तब तक आग का, फायर का जो मानव ने क्या करा, आविष्कार कर लिया था। अब आग जब आग का आविष्कार कर लिया मानव ने, तो जो पहले कच्चा भोजन खाते थे जो कि रॉ फूड होता था, जो मतलब कुछ भी मिल जाता था पेड़ों से तोड़ के सीधा खा लेते थे, अब उसको वो क्या करने लगे, उसको पकाने लगे और पका कर खाने लगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उससे उन्होंने कहा कि चलो अब आग का आविष्कार हो गया, एग्रीकल्चर हमें पता है कि कैसे करते हैं, तो एक जगह रहने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगी। जो पहले जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, शिकार करते थे और उसी मतलब एक आप जिसे कहते हैं कि खाना बदोश तरीके के लोग होते थे जिनमें स्थायित्व का गुण नहीं होता था। वो बस जहाँ पर उनको खाना मिलता था, जहाँ पर बस वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अपनी फैमिलीज़ को, अपने घरों को भी साथ में लेके जाते थे। उनमें मोबिलिटी का गुण पाया जाता था। वो कल्चरल डेवलपमेंट में उन्होंने सहायता निभाई। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा क्या है, और जो आगे जाके वो किसी दूसरी जगह बसते थे और वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा क्या है, उसके अंदर उन्होंने चेंजेस देखे और उस चेंजेस को उन्होंने क्या किया कि प्रमोट किया, उन चेंजेस को समझाया और एक जगह से दूसरी जगह तक उन्होंने विस्तार किया, ठीक है। और जब कृषि का आविष्कार हो गया तो लोग क्या करने लगे, एक जगह रहकर बसने लगे, एक जगह रहकर बसने लगे, वहीं खेती वगैरह करने लगे। और जो रहने का जो पैटर्न था ना वो मेनली कहाँ पे होते थे, जो वहाँ पे रिवर्स होती थी, ठीक है। जहाँ रिवर्स होती थी वहाँ पर उसके पानी की अवेलेबिलिटी रहती थी, वहीं सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता था, वहीं पर क्या है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उनमें स्टेबिलिटी का गुण आया। तो यही सब बताने हैं कि कैसे शुरू हुआ और कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, उसके ऊपर से आपको ओवरव्यू दे दिया, उस तरीके से आपको क्या है कि इसको लिखना है। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर सेकंड है वैदिक ग्रंथों में अनुष्ठानों की भूमिका तथा महत्व को चर्चा कीजिए। कि जो वैदिक ग्रंथ में है, जो अनुष्ठान समझते हो आप, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स कैसे थे वैदिक टेक्स्ट में, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है उसमें सोशल रिलीजियस जो भी थे लगभग 6th सेंचुरी BC में, जो सामाजिक धार्मिक चेतना की हलचल के उफान के प्रभाव में नवीन विचार और विचारधाराओं संबंधित स्कूलों के उदय की चर्चा कीजिए। आपको पता है कि जब 6th सेंचुरी BC के आसपास ही लगभग 60 से ज़्यादा क्या है कि धर्मों का उदय हुआ था। जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, वो एकदम से आए और वो उस टाइम 60 से 61 जो धर्म थे वो एकदम से उदय हुआ। उसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। जब ब्राह्मणवाद में क्या हुआ कि तंत्रवाद बढ़ने लगा, उसमें क्या हुआ कि कुरीतियाँ बढ़ने लगी, रूढ़िवादिता बढ़ने लगी, रेडिकलिज्म जब ज़्यादा होने लगा, तब न्यू रिलीजन का क्या हुआ, एकदम से ओरिजिन होने लगा, राइज होने लगा। तो उससे रिलेटेड इसमें लिखना है। फिर है 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी तक श्रेणियों के उदय का परीक्षण कीजिए, उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, ये आप लिख सकते हो। और बाद में पांचवा क्वेश्चन अब देखिए, इसमें मंदिर वाला एक क्वेश्चन है, एक कैसी जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, एक है कि प्रारंभिक मध्यकाल में नगरीय पतन क्या था और प्रारंभिक इतिहास में कालानुक्रम क्या था। आपको क्या करना है कि देखो ये 5वां और 10वां क्वेश्चन होता है ना,
वो छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो उसमें से 4 में से आप 2 कोई भी आप कर सकते हो, और जो ये बाकी है वो 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और ये आपको करना होते हैं। आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं 10 में से, कैसे भी कर सकते हो। पहले सेक्शन में से 3 कर सकते हो, सेकंड सेक्शन में से 3 कर सकते हो, और एक सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप करना चाहो तो पहला कर सकते हो, तीसरा भी ईजी है, चाहो तो 5th क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि रूरल सोसाइटी में जो हिस्ट्री राइटिंग पर एक टिप्पणी कीजिए। एक क्वेश्चन 6th क्वेश्चन ये बनता है। फिर 7वें में आओगे तो राजपूतों पे आ जाएगा, राजपूत राजवंशों के निर्माण की प्रक्रिया बताओ कैसे रहा था, कैसे विभिन्न विचारधाराओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो राजपूत राजवंश से रिलेटेड अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें बहुत सारे क्या है कि सभी हिस्टोरियन के अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि जो राजपूत है वो यज्ञ से, जैसे कहते हैं ना, यज्ञ से उत्पन्न किए गए हैं, जो कि मतलब अग्नि वंश के, जो अग्निकुल के या सूर्यवंशी राजपूत होते थे। कुछ गुर्जर प्रतिहार टाइप के आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ कहते थे कि जो पहले जो लोग थे वो क्या क्या कि जो एक अपर कम्युनिटी होती थी, एक लोअर कम्युनिटी होती थी, उन दोनों के मिश्रण से कई सारी मिश्रित जातियाँ उत्पन्न हुई, उसी में से एक राजपूत हुए थे। तो इनके अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग ओपिनियन है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर 8th क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के पूंजीपति वर्ग के विकास पर एक टिप्पणी कीजिए। देखो उपनिवेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना ही लिखना है, और जब उपनिवेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से देना है कि उपनिवेश, एक पहले उपनिवेश की परिभाषा लिख लो या फिर औपनिवेशिक विचारधारा लिख लो कि उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश भाई साहब सिंपल सी बात है कि उपनिवेश होता है कि एक पर्टिकुलर पावरफुल कंट्री होगी, दूसरा क्या होगी कि एक थोड़े वीक कंट्री होगी। जो पावरफुल कंट्री है वो वीक कंट्री पर क्या करता है कि आधिपत्य स्थापित कर लेता है, उस पर शासन करता है, और जो शक्तिशाली देश होता है वो कमज़ोर देश के ऊपर क्या करता है, उसके सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, जो भी आपके माइंड में फैक्टर्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल, उस सभी तरीके से उसका एक्सप्लोटेशन करता है, उनके रिसोर्सेज का हनन करता है, और क्या करता है उसके अपने अधीन कर लेता है, और उसके शासन प्रशासन से लेकर धर्म तक को नियंत्रण में वो कर लेता है। और उसमें पूंजीपति वर्ग कैसे, जमींदार वर्ग का उदय हुआ, कैसे मतलब लोग अमीर कैसे हुए। एक तरीके से पूंजीपति वर्ग क्या था कि जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, जो जमींदार वर्ग था, तो क्या सरकार की क्या पॉलिसीज़ थी। और ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक बात आपको ध्यान होगी कि जो अंग्रेज आए थे वो सिर्फ इंडिया में इसलिए टिक पाए क्योंकि उनको जमींदार जो पूंजीपति वर्ग थे उनका क्या था, साथ मिला हुआ था। तो ये अंग्रेज खुद कहते हैं कि अगर 1857 में अगर जमींदारों ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम कब के पहले ही, उससे कहीं पहले ही हम क्या है कि हमारा शासन ख़त्म हो जाता। तो उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके बारे में लिख सकते हो कि पर्टिकुलर 10/11 जो पार्ट होता था वो अंग्रेजों को, जो टैक्स था, जो टैक्स रेट थी उसमें से 10/11 जो था वो अंग्रेजों को जाता था, वो 1/11 है वो किसको मिलता था, वो जमींदारों के पास रहता था। और उसमें उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा वो क्या करते थे कि कलेक्ट करते थे, टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करते थे, तो वो जमींदारों के पास रहता था। कि जो जमींदारों वर्ग का कैसे उदय हुआ, जमींदार वर्ग कैसे पावरफुल है, कैसे पावर में आए, कैसे साधन संपन्न हुए, उसके बारे में आपको लिखना है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, 9th नंबर पे, उसमें 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बारे में लिखना है। और 10th है उसमें आप देखो संथाल जो रेवोल्यूशन होता है, इजी है, बहुत इजी है, कर सकते हो। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन के बारे में लिख सकते हो। पंच मुकद्दम क्या थे, पंच क्या थे, जो ग्राम में इनकी क्या भूमिका होती थी, जो मुखिया टाइप के होते थे लोग, वो क्या था उसके बारे में लिखना है। और वलगई इंडगई समूह के बारे में लिखना है। इनमें से अगर आप 10वें में से करोगे तो आप फर्स्ट पंच वाला कर सकते हो ईजी, या संथाल विद्रोह कर सकते हो, या शंकराचार्य वाला कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और 8th क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, 7th कर सकते हो, 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, और ऊपर वाले में से 5th वाला कर सकते हो, 4th वाला कर सकते हो, और 1 वाले कर सकते हो। इन 6 में से आपको जो अच्छा लगे, ये सभी के सभी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम अगला पेपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए वही है, इतिहास में व्याख्या का क्या महत्व है, पुरातत्व के अध्ययन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखिए इसमें हमने बताना है कि आर्कियोलॉजी क्या होता है। आर्कियोलॉजी आपने पढ़ा है, हमारे जो इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको कौन, उसकी एपेक्स बॉडी आपको सबको पता होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातत्व के अध्ययन से संबंधित है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं, पुरातत्व का अध्ययन कैसे करते हैं, कैसा उसका उत्खनन होता है, कैसे उसकी स्टडी की जाती है, कार्बन 14 डेटिंग मेथड क्या है, ठीक है, और उसका हिस्ट्री में क्या रोल है। ओबियसली अगर मेरे को कहीं अभिलेख मिला है, ठीक है, मेरे को अभिलेख मिला, मैं अभिलेखों के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभिलेखों के बारे में पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने देखा कि ये कितनी पुरानी सदी का बना हुआ है। पर अभिलेखों से हमें क्या पता लगता है, वहाँ का क्या कैसा समाज था, कैसी व्यवस्था थी, कैसा धर्म था।
अगर अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं हम एपिग्राफी। और जो एक होता है न्यूमिस्मेटिक्स, उसे कहते हैं मुद्रा शास्त्र, उसमें हम क्या कहते हैं करेंसी का अध्ययन करते हैं। और जो आर्कियोलॉजी होते हैं उसके अंदर हम क्या कहते हैं अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जैसे अब अगर मैं मान लो कि गुप्त काल में मुझे कुछ सिक्के मिले, ठीक है, उसमें सोने के सिक्के अगर जन को ज़्यादा मिले, सिंपल सी बात है, अब वो सबको पता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। सिर्फ सोने के कारण सोने की करेंसी ज़्यादा मिले इसलिए नहीं कहा जाता है, वो तो मिली ही है उसे। जब हमें सोने की करेंसी ज़्यादा मिल रही है, गोल्ड करेंसी ज़्यादा मिल रही है, तो उसका सिंपल सा मैं मतलब निकाल सकता हूँ कि वो बड़ा ही क्या था, साधन संपन्न राज्य था, बहुत पैसा था, खूब पैसा था गुप्तों के पास, उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनका जो राज्य था, उनकी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रिलीजन, उनके सोशल स्ट्रक्चर सब बहुत अच्छे थे। इसी वजह से उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं गुप्तों के टाइम पीरियड को। और जो पुरातत्व होते हैं, जो उसे हम क्या कहते हैं कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला एक साइंस है। मतलब हमारे पास बहुत सारी कुछ वस्तुएं हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, उसको हम अगर हम स्टडी करें तो वो जो साइंस की ब्रांच है एक तरीके से, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। और हम कैसे अध्ययन करते हैं, देखो पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें साइट्स मिलेगी, कुछ साइट्स मिलेगी जो पुरानी साइट्स हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं कि हम रिसर्च कार्य करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। रिसर्च वर्क किया है तो हमें पता लगता है कि अच्छा हमने कार्बन 14 डेटिंग मेथड का या और भी मेथड्स का हमने यूज़ किया, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बनाकर उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम हिस्ट्री राइटिंग कर रहे हैं। तो इसी को ही तो हम आर्कियोलॉजी कह रहे हैं, यही चीज़ आर्कियोलॉजी है। तो खुदाई के दौरान कुछ जो अवशेष होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम पुरातात्विक स्रोत मान जाते हैं, उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। जैसे बर्तन हो गए, अब सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें कुछ बर्तन मिले होंगे, मिट्टी के पात्र मिले हैं, अच्छा ये मिट्टी का पात्र है, इस पर कौन सा कलर है, इस पर ब्लैक कलर है, अच्छा ब्लैक एंड एक ब्लैक है, किसी पे रेड वाला है, किसी पे चमकीले कलर का यूज़ हुआ है, ठीक है। कुछ मोहरें मिली है, मोहर मिली है, मैं मोहर का स्टडी कर रहा हूँ, मोहर के पीछे देखे एक तरफ अशोक का क्या नाम चिन्ह है, और दूसरी तरफ मान लो कि किसी भी जानवर का मान लो या किसी भगवान का मान लो, किसी का, तो मैं कहूँगा कि अच्छा अशोक के टाइम पीरियड पे ये जो देवता था ये ज़्यादा क्या था, पावर में था, या फिर ये इनकी ज़्यादा मान्यता थी। अशोक ने क्या कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अब एक तरफ बुद्ध की प्रति मतलब जब आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में एक मुद्रा मिली है पशुपति, ठीक है, पशुपति की एक मुद्रा मिली, उसमें हमें ETBR विच इज़ एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो और डियर, ये 5 है, उनके पैरों के पास होते हैं। तो ये जो जानवर है इनके बारे में पता लगा है कि ये धार्मिक प्रतीक, धार्मिक जो चिन्हों से संबंधित है या धार्मिक देवता से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो देवता है पशुपति देवता थे, शिव देवता थे, वो क्या थे उस टाइम ज़्यादा पावर में थे या ज़्यादा प्रचलन में थे, या उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती थी उस वक्त, ठीक है। जो अलेक्जेंडर कनिंगम है वो क्या थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जब ये पढ़ो ना, अब पहला क्वेश्चन तो मोस्टली यही होगा कि या तो आर्कियोलॉजी के बारे में पूछ लेगा, या एपिग्राफी के बारे में पूछ लेगा, या न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में पूछ लेगा, लिटरेचर के बारे में पूछ लेगा, हिस्ट्री राइटिंग मीन्स इनका क्या रिलेशन है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसका आप कहोगे तो एक अलग से वीडियो मैंने डाली भी हुई है मेरे ख्याल से, आप देख सकते हो। और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पेपर है जून 2020 का है, और इसमें वही है कि अनुष्ठानों, फिर रिचुअल्स की क्या थी, जो वैदिक लिटरेचर उसमें रिचुअल्स की क्या रोल था उसके बारे में बताइए। फिर देखो श्रेणी वाला आ गया, फिर से वही क्वेश्चन, वही टॉपिक रिपीट होंगे। देखो टॉपिक्स है ना वो लिमिटेड है, सेम टॉपिक बार बार रिपीट होंगे, आपको सेलेक्ट करने हैं टॉपिक्स को और उसके बारे में अच्छे से स्टडी करना है। सिंपल सी बात है, MHA 06 पेपर आपको बहुत अच्छा होगा। फिर देखो ये फिर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, जातियों के प्रसार का टेस्ट क्या परीक्षण है, इसके बारे में बताइए, और क्या ये एक उपमहाद्वीप के किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित था। फिर वही खाद्य उत्पादन, प्रारंभिक खाद्य उत्पादन समाजों की सोशल स्ट्रक्चर, जो पहले क्वेश्चन आया था, जो पहले पिछले पेपर में हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। फिर लोकायत धर्म के बारे में आ गया। देखो अद्वैतवाद, शंकर का अद्वैतवाद पूछ लिया, लोकायत पूछ लेगा। गिने चुने ही क्वेश्चन है, गिने चुने ही टॉपिक है, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है, और आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। 3 ही अवधारणा आ गई और एक आ गया प्रायद्वीप भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में मंदिरों की भूमिका। तो कुछ भी कीजिए, कौन से मंदिर, कैसी प्रारंभिक मध्यकाल में, क्या बोल रहा हूँ, प्रारंभिक मध्यकाल में जो टेम्पल्स थे उसका क्या रोल था, ठीक है। और टेम्पल्स कौन कौन से थे, अब नागर शैली प्रचलन में आई थी, द्रविडियन शैली थी, बेसर थी। नागर शैली थी वो नॉर्थ इंडिया में फेमस थी, द्रविडियन शैली थी वो साउथ इंडिया में थी, और बेसर थी जो कि मतलब मध्य भारत में थी, और वो मिश्रित रूप था नागर और क्या नाम द्रविडियन का।
गोपुरम क्या होता था, एक गोपुरम जो मेन देवता होते थे गोपुरम में रखे जाते थे, उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर सा बना देते थे, ऊपर से किसी का स्ट्रक्चर सीधा जाता था, कोई गोलाई के अकॉर्डिंग आता था, सामने मंडप होता था जहाँ पर क्या था कि रिचुअल्स वगैरह होते थे, या फिर आप मानो कि लोग बैठ के पूजा वगैरह करते थे। फिर चारों तरफ एक उन्होंने क्या कर दिया, एक बाउंड्री बना दी। तो ये मंदिर की जो थी ना, क्या स्ट्रक्चर थी, मंदिरों का क्या रोल था, एक सोशल कल्चरल जो वैल्यूज़ का प्रतीक था, एक तरीके से नॉर्म का प्रतीक था, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी इजी है, इसमें से आजीविका लोकायत भी कह सकते हो, या फिर पहला ये कह सकते हो प्रारंभिक खाद्य उत्पादन वाला। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, और ये चौथा क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, थर्ड भी रिपीट हुआ, सेकंड भी रिपीट हुआ, 3 क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट दिखा दिया इसके अंदर। फिर हम छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बलूतेदार। बलूतेदार ही क्या, किस बलूतेदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, अच्छा बलूतेदार ही कहते हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार रहने दीजिए। सातवां क्वेश्चन देखिए, राजपूतों वाला, फिर से राजपूतों का उदय से रिलेटेड है, या फिर राजपूतों के एक समूह में जो उदय हुआ उसका बीडी चट्टोपाध्याय और नॉर्मन जिगलर के ओपिनियन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखो, राजपूत पढ़ लीजिएगा, अलग अलग हिस्टोरियन के अलग अलग ओपिनियन है, वो पढ़ लीजिएगा, कौन सा हिस्टोरियन क्या कह रहा है राजपूतों के संदर्भ में वो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है। फिर है जाति औपनिवेशिक आधुनिकतावाद की कल्पना थी या ब्राह्मणवादी परंपरा की विरासत, टिप्पणी कीजिए। फिर क्राइम्स एक्ट वाला 1871 वाला फिर से आ गया। फिर 10th क्वेश्चन देखोगे तो 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्म हुए थे वो बता दीजिएगा। दक्कन में सूफियों की राजनीतिक भूमिका, मध्यकालीन भारतीय ग्रामीण समाज संबंधी इतिहास के विवाद, और 19th सेंचुरी में इंटरनेशनल जो भी प्रवास थे या फिर माइग्रेशन था उससे रिलेटेड। आपको पता है 19वीं शताब्दी सोशियो रिलीजियो रिफॉर्म के कारण बहुत ही फेमस है। उस टाइम पर हमने क्या क्या देखे, ब्रह्म समाज की स्थापना देखी, दयानंद सरस्वती जी का जन्म हो चुका था, उनके भी रिफॉर्म्स, उन्होंने भी रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए थे, डीएवी कॉलेज वगैरह होने लगा, मोहम्मद एग्लो इंडियंस कॉलेज वगैरह उसकी स्थापना, या फिर आप कह लीजिए कि अपना जो राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत के पिता कहा जाते हैं, उन्होंने उन्होंने उस काल में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। सती प्रथा निषेध से संबंधित कानून लेके आए, विधवा पुनर्विवाह से अधिनियम लेकर आए 1856 में, केशव चंद्र सेन का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको ये बताना है। सूफी जो है थे, जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे, जो कहते थे कि जो धर्म क्या है, एक व्यक्ति जो अपने अल्लाह से क्या क्या कनेक्शन क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है, वो प्रेम से, वो भी प्रेम से कर रहे हैं, और उसके बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, वो उनका प्रेम का संबंध है, उसकी वो क्या कहते हैं डिवोशन, उसको पूरा मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और वो भी क्या नाम, किसी मूर्ति पूजा नहीं है, बस वो निर्गुण है, उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो सूफीज़म क्या था, उस टाइम का सूफीज़म क्या था, उन्होंने कैसे रिलीजन को प्रमोट किया, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ईजी है यार, ईजिली कर सकते हो आप, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक आधा पेपर और देख लीजिए, 2019 का है ये। फिर हड़प्पा सभ्यता, सोशल स्ट्रक्चर देखिए, चैतन्य विहार के बारे में, चैतन्य विहार जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे उसके बारे में बता सकते हो आप, और लो तकनीक की शुरुआत की चर्चा कर सकते हो। फिर सामंतवाद वाला क्वेश्चन आ गया, एक गण संघ वाला, जैन धर्म, जैन धर्म बहुत ईजी है, बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ लेना, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। फिर वही जाति की क्या भूमिका थी, फिर वही मतलब हो रहा है रिपीट। देखो फिर पुंजवती वर्ग के उदय वाला 8th क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। मध्यकाल में प्रायद्वीपीय भारत का परिवर्तित सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए, और 19वीं सेंचुरी में महिलाओं की स्थिति में आई, वही सोशल रिफॉर्म वापस उससे रिलेटेड। 10th वाला पंच मुकदम, आचार्य, मध्यकाल में मध्यम वर्ग, और औपनिवेशिक काल में कानून बनाम, सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हो आप, मोस्टली क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और, एक पेपर और देख लेते हैं हम, फिर हम ये वीडियो का एंड करेंगे। फिर हड़प्पा समाज, लौह धातु की भूमिका वाला, वर्ण और जाति वाला, फिर जाति वाला 4th क्वेश्चन। फिर 5th में चैत्य वाला आ गया, बुद्ध धर्म से रिलेटेड, प्रारंभिक मध्यकाल में नगरों का पतन फिर आ गया। श्रमण दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स, अब प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स में वही सब लिखना है जो एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, आर्कोलॉजी, लिटरेचर के बारे में मैंने बताया। ठीक है, मुद्रा शास्त्र में मैंने बताया कि मुद्रा सिक्कों का अध्ययन होता है, जो कि सिक्के कागजी मुद्रा थे, तो मतलब कि उसमें एक तरीके से मानो आहत मुद्राएं कहते थे, ठप्पे मार मुद्रा का भी प्रचलन हुआ था।
उसमें हमें कालक्रम का पता लग जाता था, शासक के बारे में पता लग जाता था, राजा का उसका क्या शासन था, कैसे व्यवस्था थी, कैसे धर्म था, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं कि जानकारी प्राप्त होती थी। मुद्राएं बहुत प्रकार की थी, कागजी प्रकार की थी, गोल्ड वाली थी, सिल्वर वाली थी, कॉपर वाली थी, जिससे हमें पता लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पर गोल्ड की करेंसी ज़्यादा पाई जाती है उनका क्या था कि जो सोसाइटी या फिर आप कह लो कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो शासन प्रशासन था वो मजबूत होता था, राजा की स्थिति अच्छी मानी जाती थी। और जहाँ पे तांबे की मुद्रा पाई जाएगी या फिर कागजी मुद्रा पाई जाएगी वहाँ मान जाता था कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी। और जो प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं, जो 5th सेंचुरी BC के आहत सिक्के रोमन सिक्के थे। रोमन में हमें इंडियन करेंसी मिली है, ठीक, तो हमें पता लगता है कि ऑब्वियसली कोई इंडियन जो किंग है अगर उसकी करेंसी हमें रोमन साम्राज्य मिलेगी तो उसका इंडिया से कनेक्शन था, ट्रेड के बारे में हमें पता लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एपिग्राफी में सोसाइटी, लाइफस्टाइल, इकोनॉमी के बारे में हमें पता लगता है, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर हम ग्राम समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये कर लीजिएगा। फिर वो देखो दक्कन में सूफियों की सोशल पॉलिटिकल जो रोल था उसके बारे में आ गया। 8th में फिर औपनिवेशिक शासन वाला आ गया, इजी वन। आधुनिक युग में महिलाओं के जीवन फिर वही रिपीट। 10th में देखोगे आप तो स्वामी नारायण संप्रदाय, क्राइम्स जो ट्राइबल एक्ट 1871 फिर रिपीट। मिरासी तथा ऊपरी अधिकार, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में हालिया व्यवस्था। वही गिने चुने टॉपिक आपको वही पढ़ना है। आपको इस वीडियो से मेरे हिसाब से आपको आइडिया लगा होगा कि कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उन टॉपिक को कवर कीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसमें आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ऐसे ही हम और वीडियो लाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस की। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।